कि रिजवान ने जो वहाँ पे हाफ सेंचुरी मार के जो ग्राउंड पे नवाज लिया था, उन्होंने ये सब चीजें कर करके अपनी क्रिकेट टीम को इतना सब स्टैंडर्ड बना दिया कि उन्हें जिम्बाब्वे ऐसी टीम हरा दी। वो उनसे जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप अपनी टीम में लीडर किसको मानते हैं, तो वो कहता है कि मैं रिजवान को मानता हूँ। तो बोला कि रिजवान को क्यों मानते हो कैप्टन? कि सबको 4:30 बजे उठाना है नमाज के लिए। अभी देखेंगे ये डॉग्स के लिए हुआ है वो। आई थिंक हमारे देश में ये भी एक है कि हम इंसानों से ज़्यादा प्यार नहीं करते, बस जानवरों से ज़्यादा प्यार करते हैं। Hi and welcome back to TWF podcast. My name is Shweta Pandey. So today we have Vibhor with us. So आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं उसके ऊपर, और ही इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही इज़ ऑथर एंड ही हैज़ रिटन 8 बुक्स टिल नाउ। सो उनकी जर्नी कैसी रही अभी तक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और क्रिकेट के बारे में कितनी नॉलेज है, प्लस आज की जो अवेयरनेस के चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दैट जर्नी। सो हाय विभोर। हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकूँ। एंड जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन रखा, इट्स वेरी नाइस एंड इसका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप ये बताओ, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ था तब द डॉक्टर डिटेक्टेड मी विथ सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका बेसिकली जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके सारे मस्कुलर वेन्स, सारे मसल्स पूरे वीक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर व्हील चेयर बाउंड, बट इन माई केस माइल्ड सेरेब्रल पॉल्सी हुई। मतलब मेरे केस में ये हुआ कि मैं जब 2 दिन का था तब मुझे फिट्स आए थे एंड मेरे राइट साइड के वेन्स टेम्परेरीली डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से आई हैड अ पुअर हैंड राइटिंग एंड माई ड्राइंग वॉज वेरी ऑफुल। एंड मुझे कॉलेज में बहुत दिक्कत हुई थी इन पासिंग सम सब्जेक्ट्स, जहाँ पे ड्राइंग की नीड होती थी, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक कनेक्शन की नीड होती थी, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल रहा। पर ये राइटर की जर्नी थोड़ा अजीब है कि 2020 जब कोरोना आया तब मैं बहुत अकेले फील कर रहा था। एंड उस वक्त आपने भी देखा होगा कि बहुत ही ले ऑफ चल रहे थे बहुत से कंपनीज पे। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, बिकॉज आई हैड जस्ट जॉइंड दिस कंपनी थैलिस इन नवंबर 2019 आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट माई डिग्री। सो तो मुझे डर लगा था, पर फॉर्चुनेटली ये अनाउंस कर दिया गया था कि किसी की जॉब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तब भी आप फाइनेंशियली सिक्योर तो हो गए, पर आपकी एक होती है कि आप मेंटली कैसे आप वीक ना पड़े उस दौर में। तो मैंने बहुत सारे टेड टॉक्स देखे। एक टेड टॉक था रोहित सरदाना जी का, जो अभी नहीं है, ही पास्ट अवे इन अप्रैल 2021 ड्यू टू कोविड। एंड उन्होंने वो हमारे कॉलेज में आए थे NSIT में, तो उनका टेड टॉक मैं उस वक्त देख नहीं पाया था जब मैं कॉलेज में था 2017 में। सो हिज टेड टॉक वाज दैट कि अपने आप को रीडिस्कवर करना चाहिए हर बंदे को, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, ही शुड ग्रैब इट। ही शुड नॉट से कि जैसे एक क्रिकेट टीम है, आप अगर ओपनर हो पर आपके लिए स्लॉट 5 या 6, तो आप चौड़ भी नहीं रह सकते हो कि मैं ओपनिंग ही करूंगा। तो ही सेड कि नंबर 6 पे जगह बनाओ, फिर आपका गेम देखकर आपको खुद अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ओपन करोगे कि नहीं करोगे। तो मेरी जो एक ऑब्स्टिकल थी कि मैं स्पीच डिफेक्ट था मुझे। मैं स्कूल में भी बहुत कम बोलता था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन ओवरकम दिस डिफेक्ट हो क्लास 10th में क्या हुआ कि हमारे स्कूल में कंज्यूमर फोरम ने, नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया था भाग्य के ऊपर, एंड आई स्पोक अगेंस्ट मोशन। तो मैंने बहुत अच्छा बोला था एंड दे गिव मी अ कंसोलेशन प्राइज। वहाँ से मुझे फिगर आउट हुआ कि हाँ, मुझे इस एरिया पे काम करना है, एंड कोरोना वाज द बेस्ट टाइम टू ओवरकम दिस। तो मैंने कुछ पोइट्रीज लिखी पहले, फिर मेरी बहन ने इंस्टाग्राम पेज बनाया, फिर बहुत सारे
पब्लिशर्स ने मुझे अप्रोच किया कि हमारी एंथोलॉजी पे लिखी। एंथोलॉजी इज बेसिकली बुक विच हैज वेयर ऑथर्स कम एंड राइट ऑन अ सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा। ओके। सो मैंने 2 साल में कम से कम 100 एंथोलॉजीज में अपना पार्ट दिया। फिर मैंने सोलो बुक्स लिखना शुरू किया, लव पोएट्रीज पे लिखना शुरू किया, सोशल पोएट्रीज पे लिखना शुरू किया, और उन्हें बुक्स का शेप दिया। ओके। अब जहाँ तक क्रिकेट की बात आ जाती है तो मैं 2003 से क्रिकेट को फॉलो करता था। मेरा पहला मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जो सेंचुरी में हुआ था। एंड द फर्स्ट शॉट आई रिमेंबर वाज तेंदुलकर स्मैशिंग शोएब अख्तर ओवर द लॉन्ग ऑफ, वो जो 6 मारा था उन्होंने। तो उस मेमोरी से लेके मैं हमेशा क्रिकेट को फॉलो करता हूँ। तो मेरे दिमाग में यह है कि जिस स्पोर्ट को मैं इतना जानता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसके बारे में मेरे क्या व्यूज है उस पर थोड़ा लिखो। तो मैंने इसलिए ये क्रिकेट पोस्ट कोविड लिखा था। एंड इसमें सारी टीम्स का परफॉर्मेंस है पोस्ट कोविड एरिना। जैसे इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है, पाकिस्तान का है, वेस्ट इंडीज का, अमेरिका का है जो 2024 वर्ल्ड कप में आई थी, एंड इंग्लैंड का है, इन सब का है। तो इन सब पे मैंने एक ब्रीफ एनालिसिस लिखा है एज अ फैन कि मैं क्या समझता हूँ। जैसे आप जानती हैं कि यूएस एक नई टीम आई, उनका एक बॉलर था सौरभ नेत्रवलकर, एक ऐसा प्लेयर था जो इंडिया अंडर 19 खेला था 2012-13 में खेला था। देन ड्यू टू दिस सिलेक्शन बायस ही वेंट टू यूएस, और वहाँ पे स्टडीज करके ओरेकल में जॉब करा था, साइड बाय साइड वो क्रिकेट खेल रहा था। तो कैसे एक लेफ्ट आर्म पेसर सौरभ नेत्रवलकर जो अभी एमएलसी खेलते हैं, मेजर लीग क्रिकेट, कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। यूएस won that game and booked a ticket to 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। ओके। और फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में हम जानते हैं कि 1975 से लेके 85 तक उनकी ऐसी टीम थी जिसको हराना नामुमकिन था। यू नो द बिग नेम्स, जैसे गॉर्डन ग्रीनिश था, डेस्मंड हेज थे, विव रिचर्ड्स थे। बॉलिंग में आपके उनके फोर मैन ऑफ डेथ, होल्डिंग था, मार्शल था, गार्नर था, रैंडी रॉबर्ट्स था। अब वो टीम वो नहीं है। अब ये टीम क्लब को ज्यादा महत्व देती है कंट्री के बनस्पत। तो कैसे उनका डिक्लाइन हुआ ये मैंने लिखा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई थी एंड दे वर बंडल्ड आउट फॉर 27 रन्स इन अ पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो कि एक ग्रेव कंसर्न है फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। कि वर्ल्ड क्रिकेट में आजकल आईसीसी ये चाहता है कि हर 5 महीने में ऐसी टीम आए जो सरप्राइज करे। पहले क्या होता था कि क्रिकेट 10 मुल्क खेलते थे, अब वो 10 की जगह 30 आईसीसी सोच रहा है कि 30 हो जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2028 लॉस एंजल्स, 2032 ब्रिस्बेन और 2036 जो इंडिया ओलंपिक्स के लिए बिड करेगा, उसमें क्रिकेट एक्सपोर्ट होगा। और अमेरिकन मार्केट्स क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एमएलसी इसी का सिंबल है कि अमेरिका में क्रिकेट भी एक्सपोर्ट होगा। तो वेस्ट इंडीज की ये। अब हमारे रिवायती हरीफ पे आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान टिल 90s एंड अर्ली 2000 वाज अ वेरी ग्रेट टीम। हमने देखा है कि द ग्रेट सरफराज नवाज, देन इमरान खान, देन मुश्ताक मोहम्मद जैसे प्लेयर्स होते थे। फिर आया वसीम, वकार, शोएब इंजमाम, यूनिस, यूसुफ का एक दौर आया। फिर हमने देखा 2001 से 2007 से ये लोग प्लेइंग के बजाय प्रेइंग पे ज़्यादा आ गए। ये उनका ये है कि सब कुछ कुदरत पे छोड़ दो, कुदरत का निज़ाम है। उनके एक कोच थे, बहुत ही लेजेंडरी स्पिनर थे, सकलैन मुश्ताक। एक बार इंग्लैंड आई थी टूर के लिए, अभी हाल ही में 2 साल पहले। तो जब पाकिस्तान एक T20 मैच हार गया था, तो जब वहाँ के साफियों ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका राय क्या है सकलैन भाई, तो वो कहने लगा कि कुदरत का निज़ाम है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी उनकी बैटिंग अच्छी है। तो दे हैव दिस मेंटालिटी कि सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो एंड सब कुछ है छोड़ दो। एंड नॉट जस्ट द कोच, उनके प्लेयर्स भी, स्पेशली रिजवान है, वो एक्चुअली उनका एक है
कि इमाम उल हक आप जानती होंगी, इंजमाम उल हक के भतीजे हैं। वो उनसे जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप अपनी टीम में लीडर किसको मानते हैं, तो वो कहता है कि मैं रिजवान को मानता हूँ। तो बोला कि रिजवान को क्यों मानते हो कैप्टन? तो वो कहता है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है कि सबको 4:30 बजे उठाना है नमाज के लिए। आप सोचिए कि ऐसा कप्तान जो सिर्फ नमाज पढ़ना, जो सिर्फ दीन की बातें करना, मैं नहीं कहता कि दीन गलत बात है, इस्लाम में मैं नहीं कहता कि इस्लाम इज अ वेरी हार्श रिलीजन, इस्लाम इज अ वेरी क्रूर रिलीजन, बट आपका जो पहला जॉब है आप पहले वो करिए ना, आप फील्ड पे क्रिकेट खेलिए। वकार यूनिस ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जब इंडिया 152 for 0 हुआ था पाकिस्तान का, एंड इंडिया गॉट अ 10 विकेट ड्रॉपिंग इन दुबई, उसमें भी इन 2021 वर्ल्ड कप जस्ट आफ्टर द कोरोना। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान ने जो वहाँ पे हाफ सेंचुरी मार के जो ग्राउंड पे नमाज लिया था और बहुत सारे हिंदुओं के बीच में लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही बैकलैश उन्होंने फेस किया था। तो पाकिस्तान एज अ क्रिकेटिंग नेशन कंट्री तो बनाऊंगा, उन्होंने ये सब चीज़ें कर करके अपनी क्रिकेटिंग को इतना सब स्टैंडर्ड बना दिया कि उन्हें जिम्बाब्वे जैसी टीम हरा रही है, कभी आयरलैंड जैसी टीम हरा रही है, जिनके बारे में हम क्रिकेट सर्कल्स में सुनते भी नहीं थे। जिम्बाब्वे तो चलो 1990s में अच्छी टीम थी, वो तो रॉबर्ट मुगाबे आया तो उसने बहुत तानाशाही की, तो इसलिए जिम्बाब्वे का डाउनफॉल देखा। पर पाकिस्तान जैसी क्रिकेटिंग टीम जो जहाँ पे मिसालें दी जाती थी, बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, अब उनके पास सिर्फ नेपोटिज्म का माल है। उनके पास बाबर आजम है जो जिसका सिर्फ नाम ही बड़ा है, मतलब दर्शन छोटे हैं। उनके पास रिजवान है जो सिर्फ अदर देन क्रिकेट चीज़ें करता है। जैसे लोगों को आप सरप्राइज होंगी कि न्यूजीलैंड में उनका मैच था एंड बाबर एंड रिजवान वेंट रात के 1-2 बज रहे, एंड वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करने की हिदायत दे रहे हैं, उनको कुरान शरीफ दे रहे हैं। तो ये एक डेंजरस है कि आप टीम बना रहे हैं या कोई आपका कोई और मसला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की यही मुसीबत है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट की ये है कि उनका यह है कि रंग भेदी सिस्टम है, नस्ल भेदी, कि 6 कलर्ड प्लेयर्स होंगे, उनमें से 2 आपके निग्रो प्लेयर्स होंगे, मतलब ब्लैक प्लेयर्स होंगे, और बाकी आपको जो करना है वो करो। तो उन्होंने एक ऐसा कप्तान चुना, टेम्बा बावूमा, जो टेस्ट में तो अच्छी कप्तानी करते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट वो अपनी स्ट्राइक रेट और अपनी कैप्टेंसी कॉल्स से साउथ अफ्रीका को की मूवमेंट्स में मैच हरवा चुके हैं। तो साउथ अफ्रीका का ये है कि उनके पास टैलेंट बहुत है, पर उनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो डाउन जा रहे थे। मुझे आशा है कि जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं, हमारे अगेंस्ट T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे, ऐसे ही वो लोग अगर कोई अच्छा कप्तान ले आए, जैसे एडन मार्करम है, जैसे और भी प्लेयर्स है, एडन मार्करम ही है, तो जैसे उस बंदे को अगर कैप्टन बना दे और उस बंदे को ये बस बता दे कि तेरी क्या कैपेबिलिटी है, तो साउथ अफ्रीका कैन कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इंग्लैंड का ये मसला है कि इंग्लैंड जिस भी टूर्नामेंट में आता है वो अपनी बॉलिंग से नहीं आता है। वो हमेशा ये कहता है कि हमारे पास जॉनी बेस्टो है, हमारे पास बटलर है, हमारे पास ब्रूक है, हमारे पास ये फलाना प्लेयर है। तो जब एक सेइंग है, बैट्समैन कैन विन यू मैचेस बट बॉलर्स कैन विन यू टूर्नामेंट्स। तो जब तक उनके पास एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप नहीं होगी तब तक वो मेजर टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते हैं। अब जैसे आप देखिए कि ये हाल ही में टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड की क्या बॉलिंग लाइनअप थी? इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी ब्रायन कार्स, जॉस टंग, देन कोई था बेन स्टोक्स, यही थे। तो सिर्फ बेन स्टोक्स ही हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जोफ्रा आर्चर तो ऐसा लग रहा था कि उनको जो कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलिया की मैच के दौरान उन्हें जो मार पड़ी थी उसी के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। तो ऐसा है कि इंग्लैंड को अपनी टीम रिवाइव करनी पड़ेगी। इंग्लैंड में और भी इशूज हैं जो मैं आगे बात करूंगा। ओके, बस यही है।
ठीक है, तो जैसे आपने भी बहुत सारे क्रिकेट्स के बारे में बताया, अलग अलग कंट्री की टीम्स के बारे में, तो आपने बताया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो आपने एक प्रॉब्लम थी जो आपने बचपन में कैटर की थी आपके मॉम डैड ने, तो हाउ दे आर सपोर्टिंग यू? Yeah, they have supported me all the way, and my mother was always very supportive कि आपको लिखना चाहिए, आपको बुक्स पब्लिश करनी चाहिए, आपको अपनी व्यूज प्रेजेंट करना चाहिए. एंड जब भी मेरा कोई पॉडकास्ट होता है, शी इज ऑलवेज एक्साइटेड टू वॉच इट कि कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड मुझे वो बताती भी है कि किस तरह मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. एंड मेरी मॉम से ज़्यादा मैं अपने कुछ कलीग्स का नाम लेना चाहूँगा. मेरा एक कलीग था, मेरा एक दोस्त था स्वप्निल, तो उसने मुझे बताया था कि ज़िंदगी में कभी हार्ड मत रहना, मतलब डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, जस्ट वर्क योर वे. एंड मेरे कुछ और दोस्त हैं, जैसे शालवी सिंह हैं, जैसे डॉक्टर सोनल शर्मा है, जैसे एक लावण्य वेणुगोपाल है चेन्नई से, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है. और वो जब भी मेरा पॉडकास्ट देखते हैं तो दे आर इन उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड होपफुली मैं कितने लोगों को इंस्पायर करता हूँ पता नहीं, पर होपफुली मैं जब ये दुनिया से रुखसत हूँ तो आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इवन 5% ऑफ द नेशन. अगर मैंने 5% ऑफ द यूथ में भी ये चेंज ला दिया ना, तो आई विल फील दैट आई हैव डन माई जॉब. ओके, सो जैसे आपने ये भी कहा था कि आप बिजनेस कोच हैं, या राइट, तो व्हाट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू गाइडिंग पीपल? एक्चुअली हमारे जो फॉर्मर सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के, मैं दिल्ली से हूँ, अभी नोएडा में जब शिफ्ट हूँ 6 महीने पहले. सो हमारे जो फॉर्मर दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक प्रोग्राम था बिजनेस ब्लास्टर्स फाउंडेशन. तो उसमें क्या करना बनता था कि 11th-12th के बच्चों को हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी पड़ती थी कि what it takes to be an entrepreneur. तो आई वाज अ बिजनेस कोच इन दैट प्रोग्राम फॉर 2 years. तो बहुत सारे 4 स्कूल से मेरा राब्ता हुआ, एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी फैंटास्टिक. मतलब उन बच्चों को देखकर मुझे खुद शर्म आ रही थी. जब हम 17-18 साल की उम्र में थे, तब हमारे पास ऐसे आइडियाज नहीं, तब हमें सपोर्ट करने के लिए टूनी गवर्नमेंट आई. तो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और मज़ा भी आया. अब मैं देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है. अभी देखेंगे. ये डॉग्स के लिए हुआ है वो, आई थिंक हमारे देश में ये भी एक है कि हम इंसानों से ज़्यादा प्यार नहीं करते, पर जानवरों से ज़्यादा प्यार करते हैं. और जो लोग अभी डॉग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी ये इनमें से आधे लोग वो होंगे जो मीट खाते होंगे. तो आप इनकी मानसिक प्रवृत्ति समझ सकती हैं. ये लोग उन लोगों को आंसर नहीं कर पाते जिनके घर में बच्चे बुजुर्ग कुत्ते डॉग बाइट से मरे हैं या डॉग बाइट का शिकार हैं. अभी जस्ट इसी वर्डिक्ट से पहले एक न्यूज़ में रिपोर्ट आई थी कि गाजियाबाद में एक मेड को उसी फ्लैट के कुत्ते ने टांग पे काट दिया, एंड शी हैड डिफिकल्टीज इन वॉकिंग थ्रू. मतलब उसका ये डॉग लवर्स क्या जवाब देंगे. एक्चुअली हमारे कंट्री में दुर्भाग्य ये है कि हमारे कंट्री में रूल्स तो है, पर उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है. ये जो कह रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, आप मुझे लिख के बता दीजिए कि कितना परसेंटेज ये रूल अमल होगा ग्राउंड लेवल पे. ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने कुछ डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, जो अभी उनका आईटी के साइड से चल रहा है यूएस में, तो उसको लेके आप क्या बताना चाहिए? डोनाल्ड ट्रम्प को जानने से पहले ना आपको इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन समझना पड़ेगा. इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ऐसा है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प पहले सीन में आए, इंडिया पर उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था शुरुआत में. ये मार्च की बात है. इसको थोड़ा कम करने के लिए मोदी जी जाते हैं अमेरिका. हम सब सोचते हैं टैरिफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट टैरिफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता. पर इंडिया की बहुत बड़ी जीत होती है कि तहव्वुर राणा, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, वो जो अमेरिकन जेल्स में था, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके इंडिया ले आते हैं. एंड वो लश्कर का सबसे बड़ा ऑपरेटिव था. तो पाकिस्तान में हड़कंप मच जाती है. इन कम्स आसिम मुनीर, द सीडीएस ऑफ पाकिस्तान आर्मी. उसकी जो बहुत ही वेनम्स वाली स्पीच थी, हिंदूज एंड वी आर डिफरेंट, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अस. फॉलोइंग दिस पहलगाम अटैक होता है.
पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग नूर खान बेस, रहीम यार एयरबेस को तबाह करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप उसमें क्या होता है कि रिटालिएशन वहां से भी आता है, और पाकिस्तान के सपोर्ट करता है चाइना, जो हम जानते हैं कि चाइना बहुत बड़ा बनिया कंट्री है। मतलब चाइना तो हर चीज का हिसाब लेता है। एंड टर्की आई वाज शॉक्ड कि टर्की ने हम पर अटैक किया, क्योंकि टर्की की हमने मदद की थी जब वहाँ अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन दोस्त जब हमने वहाँ लॉन्च किया था, और टर्की की ड्रोन्स ने हम पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यूज किए थे पाकिस्तान ने। क्या हुआ कि जब चाइना को पता चला कि उनके जेट्स पाकिस्तानियों ने तबाह कर दिए। आपको समझ पड़ेगा कि पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट, मतलब वो कटोरा लेके कहीं भी जाते हैं। और मतलब ये है कि द एंटायर कॉम is has studied madrasa or a masjid. There is no proper schooling and colleges. तो शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को बीजिंग बुलाया, मतलब डांटने के लिए, मतलब हमारी देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसकी पिछवाड़े पे जूता मारने के लिए। एंड क्योंकि चाइना के जो फाइटर जेट्स थे उनका स्टॉक प्राइस 9% गिर गया था। ओके। एंड जब हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले थे, तब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बाकी सारी कंट्रीज में डिप्लोमेसी चलती है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पापा मेसी चलती है। पापा मेसी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ये ट्रेविस हेड को अपना पापा बना लेंगे, या इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, केन विलियमसन को अपना पापा बना लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग खुद के हारने पे इतना दुखी नहीं होंगे, पर अगर न्यूजीलैंड इंडिया से हार गया तब ये लोग ज्यादा दुखी होंगे। तो चाइना वाले पापा ने इनको लात मारी, अमेरिका वाले पापा के पैर शहबाज शरीफ ने पकड़े कि हमें बचा लो। तो अमेरिका ने F-16 भी दिया था जो नूर खान एयरबेस में थे। तो नूर खान एयरबेस में F-16 को तबाह कर दिया। तब अमेरिका ने बोला होगा कि हमारे पैर मत पकड़ो, इंडिया के डीजीएमओ से बात करो फॉर अ सीज फायर। तो इंडिया के डीजीएमओ और पाकिस्तानी डीजीएमओ के बीच में बात हुई होगी फॉर अ सीज फायर, देन सीज फायर हुआ होगा। और यहाँ पे पूरा हड़कंप मच गया ऑपोजिशन में। अगर मैं ट्रम्प का वकील हूं तो मैं ट्रम्प को डिफेंड इस तरह करूंगा। ओके। आपने अंग्रेजी में कहावत सुनोगी कि इफ यू रेसल विद अ पिग, योर क्लोथ्स विल गेट डर्टी, द पिग विल नॉट सफर मच। तो उसने 35 बार बोल दिया, उसने 36 बार बोल दिया कि मैंने सीजफायर कराया, मैंने सीजफायर कराया। हमारे इंडिया में लोगों को अकल ही नहीं आ रही है कि वो एक नार्सिस्टिक एटीट्यूड वाला पर्सन है। हाँ, वो उसे क्रेडिबिलिटी चाहिए कि मैंने कराया। अभी जैसे रशिया यूक्रेन के विषय में वॉर हो रही है, रशिया से पुतिन से बात हुई थी उसकी अलास्का में, एंड जेलेंस्की से उसकी बात हुई थी किसी और जगह में 18 अगस्त को। तो उसने अभी फॉक्स न्यूज को क्या बोला है कि इफ आई एंड दिस वॉर आई वुड लाइक टू हैव अ प्लेस इन हेवन। मतलब उसका यह है कि ही विल हैव अ, मतलब उसे ना स्वर्ग में भी ऑस्कर चाहिए, स्वर्ग में भी नोबेल चाहिए, सॉरी। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब भी कोई दूसरी कंट्री उन्हें सिविलियन अवार्ड देती है तो वो कहते हैं कि ये मैंने अवार्ड नहीं कमाया, ये मेरी 140 करोड़ की जनता ने अवार्ड कमाया है। ट्रम्प के केस में ये होगा, अगर आप उसे अवार्ड देंगे तो कहेगा कि मुझे ये 5 साल पहले दे सकते हो। तो ये जो मैंने आपकी अभी बुक देखी, कबीर मिट्स कबीर, तो इसका क्या रीजन है इस बुक को लिखने का? एक फिक्शनल स्टोरी है, ये रियलिटी स्टोरी नहीं है। ओके। इसमें एक बॉलीवुड सुपरस्टार और एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की शक्ल सेम है और नाम सेम है, एंड दे जस्ट मीट विद अ ट्रैजिक एक्सीडेंट एंड देन देयर लाइव्स आर स्टॉप्ड बिकॉज देयर फेस इज सेम एंड नेम इज सेम। तो उसके बाद कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं, और मतलब हाउ द सुपरस्टार गेट्स
involved in a espionage situation. Okay. और एक सीक्रेट सर्विस एजेंट कैसे एक बॉलीवुड ग्लिट्स और ग्लैमर की दुनिया में आता है और कैसे ये टेररिस्ट प्लॉट को कैसे हैंडल करते हैं, ये इसका पार्ट 1 है. पार्ट टू इट्स कमिंग इन नेक्स्ट ईयर जून. अभी मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ जो एक रोमांटिक लव स्टोरी होगी. उसमें थ्रिल भी होगा पर बेसिकली रोमांटिक लव स्टोरी होगी विच इज इंस्पायर्ड बाय सनी देओल मूवी. आपने 2004 में मूवी देखी होगी हीरो द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई. और ऋषि कपूर की मूवी थी ये वादा रहा 1980s में, तो उसी से थोड़ा इंस्पायर्ड होगी पर कहानी बहुत डिफरेंट होगी. ओके. एंड दिस बुक स्केलिंग द वॉल इज अ बुक दैट आई रोट. ब्लॉग मैंने देखा था. हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ाई थी कराची में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पर हमने कभी भी ये देखा नहीं है कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारा जो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था वहाँ पे क्या हुआ. तो एक ब्लॉग था किसी जतिन मेहता का. तो उन्होंने जो ब्लॉग लिखा था तो उन्हें लियालपुर के बेसिस पे एक ब्लॉग लिखा था. लियालपुर हमें याद रखना चाहिए. लियालपुर इज अ सिटी वेयर शहीद आजम भगत सिंह वाज बोर्न. और वहीं से मैंने ये स्पोर्ट्स ड्रिवन स्टोरी लिखी है कि दो दोस्त होते हैं अनडिवाइडेड इंडिया में रहते हैं ड्यू टू एंड उनका हॉकी में इंटरेस्ट होता है. उनके फोर फादर्स का इंटरेस्ट हॉकी में रहता है. एंड आफ्टर पार्टीशन वो दोनों अलग हो जाते हैं. हाउ दे मीट ड्यू टू स्पोर्ट एंड हाउ दे सपोर्ट ईच अदर. 1965 ये उसकी कहानी है. फिर 1965 में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर होता है जो भी फौज में वो अपने घर से डिसबैंडन हो जाता है. फिर जाके वो इंडिया में शेल्टर लेता है. फिर जो उसका इंडियन दोस्त था उसके बेटे को कैसे वो ट्रेन करता है ये टू बिकम एन एथलीट. ये उस स्टोरी पे बेस्ड है. अच्छा, ये बुक वाली इसका पार्ट 2 इसका पार्ट 2 आएगा. ये और कबीर मीट्स कबीर के पार्ट 2 अगले 3 साल में आपको दिख जाएंगे. ओके. मार्केट. सो हाउ यू रीच द पब्लिकेशन हाउस? दे डायरेक्टली रीच टू यू? हमारे ग्रुप बने हैं द ग्रेट इंडियन बुक टूर. तो उनको बस अपनी मैन्युस्क्रिप्ट देनी पड़ती है एंड दे डू इट फॉर यू. ओके. एट एन अफोर्डेबल रेट. और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डिसीज आपको है, वो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको दिक्कत होती होगी, राइट? तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज समटाइम्स पीपल लाइक गेट इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब चीज़ों को ओवरकम ना करने वो बोलते नहीं है लोगों के बीच में, वो चुप रहना पसंद करते हैं. आई थिंक ये हमारी एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे पास सही तरह के काउंसलर्स नहीं है. सही तरह के मेंटल हेल्थ कोचेस नहीं है. हमें इस फील्ड में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल. मतलब जो भी आजकल चल रहा है, अगर मैं स्टेट डॉग प्रोटेस्ट से थोड़ा हट के बात करूँ, अगर डॉग्स के बजाय अगर यही जनता अगर मेंटल हेल्थ पे सड़कों पे आती ना, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता, मैं उन्हें सपोर्ट करता कि भाई कुछ तो वैलिड कॉज के लिए आप लड़ रहे हैं. अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अटैकिंग डॉग्स और रेबिड डॉग्स को अंदर नहीं रखेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डॉग अटैकिंग है, कौन सा डॉग रेबिड है? सो पीपल हैव टू यूज देयर ब्रेन्स टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी in constructive things, not these nonsense roots of things. True. Okay. So जैसे आज हमने बहुत सारी बात करी क्रिकेट के बारे में, आपने कभी सोचा था, मतलब ड्रीम तो होगा ही ऑब्वियसली क्रिकेट में जाना? ड्रीम तो था, पर मेरी स्टोरी ये थी कि मेरे जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने पूछा था कि तुम क्या फॉर्मल कोचिंग लेते हो? मैंने कहा कि नहीं. उन्हें भगा दिया सीधा. अच्छा. और मेरा दिल तब से टूटा हुआ था कि उनसे स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल तो क्रिकेट खेलता है, पर हो गया जो होना था. हाँ, कोई नहीं, आपने खेला नहीं लेकिन आपने लिखा, वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड मैं इंडियन क्रिकेट पे भी बात करना चाहूँगा जो हमने मिस आउट कर दिया था. इंडियन क्रिकेट में अब क्या चल रहा है कि इंडियन क्रिकेट में अब चलिए खुलेआम नेपोटिज्म. मतलब ये सोचिए कि गौतम गंभीर आए एंड उन्होंने अपनी ही मतलब अथॉरिटी शो करना शुरू कर दिया. मतलब अच्छे खासे हार्दिक पांड्या कैप्टन बनना चाहते थे, कैप्टन नहीं बनते, पर उन्होंने कहा कि उन्हें सूर्य कुमार चाहिए. सूर्य कुमार इज जस्ट अ स्केपगोट. बेसिकली वो शुभमन गिल को बनाना चाहते हैं जिसकी T20 में क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है.
he is a brilliant टेस्ट एंड ओडीआई प्लेयर, पर T20 में जो स्किल सेट चाहिए ना मैडम, कि 6 ओवर में आपको 70 रन चाहिए, 70 से आप सोच ही नहीं सकते मॉडर्न डे क्रिकेट में। मॉडर्न डे क्रिकेट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है जो 250 270 का टारगेट चेस कर रही है और वहां तक पहुंच भी रही है। तो ये जो स्क्वाड भी आया है, हम एशिया कप तो जीत सकते हैं, पर वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। ओके, एंड व्हाट लाइक आपको विराट कोहली, MS धोनी? मुझे विराट कोहली और MS धोनी दोनों पसंद है, एंड मुझे हार्दिक पांड्या भी पसंद है। हमारे जो अभी जिसका भी टाइम था ना ओपनिंग करने का, वो भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का टाइम था। शुभमन गिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसका टाइम आने वाला था, पर ही इज इंडक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन्स एम्बिशन। गंभीर चाहते हैं कि उन्हीं के सारे यस मैन रहे। ओके, आपने देखा होगा कि जैसे ओवल टेस्ट मैच अगर आपने देखा होगा, 4th डे जब हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहा था, तो तब सारे फील्डर्स उसने बाउंड्री पे लगा दिए थे, ताकि वो अगर बाउंड्री मारेगा तब बाउंड्री पे कैच आउट होगा। तब आपने उसे आज़ादी दे दी, तू सिंगल डबल भाग। तो दैट शोज कि आपकी कैप्टनसी लेवल क्या है। मैंने एक IPL गेम है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब एलिमिनेटर गेम था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। गुजरात टाइटंस के कप्तान थे शुभमन गिल, और मुंबई से ओपनर आया था जॉनी बेस्टो, क्योंकि रायन रिगल्टन और विल जैक्स को जाना था फॉर देयर असाइनमेंट इन टू वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड रिस्पेक्टिवली। तो जॉनी बेस्टो ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 29 रन मारे थे। हर बॉल के लिए फील्ड अलग की थी, बॉल से पहले वो फील्ड चेंज कर थे। तो जब भी कोई ऑपोजिशन पर अटैक करती है ना, ही बिकम्स वेरी स्कैर्ड। तो आपको ये देखना है कि आपको डिफेंसिव नहीं रहना है। सेकंड पॉइंट, मुझे गौतम गंभीर की कोचिंग में ये लगता है कि हम डिफेंसिव हो गए, ऑफेंसिव कभी नहीं हुए। विराट कोहली और रवि शास्त्री एरा में ये था, इवन राहुल द्रविड़ एरा में ये था कि हम अग्रेसिव इंटेंट रहते थे। हम कभी भी नंबर 8 तक बैटिंग नहीं लेते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम नंबर 8 तक बैटिंग ले रहे हैं। हमें आधे बटे लोग ही चाहिए। नो डाउट सुंदर और जडेजा ने अपने रन्स से हमारे लिए मैचेस बचाए हैं, मैचेस जिताए, पर उनका पहला काम ये है कि आप फॉरेन सॉल में विकेट्स लीजिए। खासकर जडेजा का काम तो यही है कि विकेट्स पे ले ले, रन्स तो उसका सेकेंडरी जॉब है। तो आपको जब आगे टीम बनाए तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस गौतम गंभीर सूटेबल फॉर रेड बॉल कोचिंग। ओके, हाँ। और आपने जसप्रीत बुमराह का कहते हैं वर्कलोड, आपको ये देखना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह होम टेस्ट मैच में कभी बॉलिंग ना करे, क्योंकि होम टेस्ट मैचेस में और भी बॉलर्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इज एन एसेट जो हमारे लिए अवे टूर्स में और ICC इवेंट्स में बहुत ही कारगर साबित होंगे। ओके, तो जैसे आपने अभी एक पॉइंट और हमने छेड़ा था कि जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे आपने बोला कि आप 1-2 टॉपिक्स बता सकते हो लोगों को जिस पे उन लोगों को एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक आप एक साइट है हेल्थो ट्रैक, उसमें आप डॉक्टर सोना शर्मा मेरी एक दोस्त है, तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि उन्हें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में शामिल किया है हु कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर टॉक विथ पेशेंट्स। वो हमेशा बात करते हैं। और आप बुक रीडिंग से शुरू करिए, या कि जो भी हॉबी है, जैसे आप खाना पकाना है, गाना गाना है, या ट्रैवल है, आप वो भी करिए, तो आपका सुसाइड से ध्यान भटकेगा। ओके, सो जैसा आपने एक मैसेज भी दिया यूथ के लिए, जो आपने एक बात बोली कि नॉट टू बी हार्ड फॉर योरसेल्फ, या जस्ट गो इजी बिकॉज एवरीथिंग इज written, right? Yeah. So what message you want to give to the audience who are watching you, like what are the today entrepreneurs are there,
तो आप उनको मैसेज क्या देना चाहोगे अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू स्पेशली? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आप चाहते हैं वो आप खुले दिल से करिए। आप पहले रिसर्च करिए कि आप करना क्या चाहते हैं एंड आप पूरा मतलब ये है कि डोंट हेजिटेट टू टेक अ स्टेप। फेलियर्स आएंगे, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। फेलियर और सक्सेस को अलग अलग मत गिनिए। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग बैक डाउन मत करिए जिंदगी। तो थैंक यू विभोर फॉर शेयरिंग योर जर्नी। काफ़ी कुछ मुझे भी पता चला क्रिकेट के बारे में, और आई डोंट नो कैसे आपको इतने सारे नाम्स भी याद हैं इतनी क्लैरिटी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस चैनल। एंड अगर किसी को भी विभोर से कनेक्ट करना है तो दे कैन कनेक्ट एंड रीच आउट टू हिम। ही हैज़ अ वेरी गुड माइंड सेट, ही कैन कोच you, he can guide you about the entrepreneurship and anything that you want to ask about him. So thank you everyone.